हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं परवीन सिंह आप सभी लोगों के साथ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लगातार आरपीएससी के द्वारा आयोजित होने वाली सेकंड ग्रेड की भर्ती के लिए मैथ्स के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के क्वेश्चंस हो, चाहे आपके टॉपिक के थ्योरी नोट्स हो, उन सभी के बारे में हम लगातार बात करते हुए आ रहे हैं। अगर हम थ्योरी क्लासेस की बात करें तो हम लगभग 92 वीडियोज जो है अपलोड कर चुके हैं। आप लोगों को प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएंगे। टॉपिक वाइज टॉपिक हमने कंप्लीट डिटेल में बात करी है और मैंने जैसा कि आप सभी लोगों को बोला है कि मैं आपका ग्रेजुएशन वाला पोर्शन हो चाहे 12th वाला पोर्शन हो कम्प्लीटली फ्री में करवा दूंगा। तो ग्रुप थ्योरी जो है हमारा एक टॉपिक हो चुका है, बाकी टॉपिक्स भी आपके हो जाएंगे। ठीक है, साथ ही साथ हम कर रहे हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस भी, तो जिसके अंदर आपको जो है ये क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी करवा रहा हूँ। साथ में मेरे खुद के द्वारा भी कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको बताए जा रहे हैं। कुछ क्वेश्चन हम एसआर सैनी जी की बुक से कर रहे हैं, तो आपकी प्रैक्टिस भी करवाई जा रही है। इसीलिए आरपीएससी सेकंड ग्रेड की जो भी स्टूडेंट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमने दो प्लेलिस्ट बना रखी है। एक आरपीएससी सेकंड ग्रेड क्लासेस के नाम से है और एक है आपकी मॉडल पेपर सेकंड ग्रेड क्लास। ठीक है, तो आप दोनों ही प्लेलिस्ट को आराम से कम्प्लीटली फ्री देखें। अब इससे पहले हम 2016 का पेपर सॉल्व कर रहे थे, जिसके अंदर 1 से लेकर के 30 तक की जो क्वेश्चंस हैं उनको हम कम्प्लीटली सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं 31 नंबर के क्वेश्चन से लेकर के 60 क्वेश्चंस तक की। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया था हर क्वेश्चन के लिए मैं 5 वीडियो बनाने वाला हूँ। उसी सीरीज में हम आगे बढ़ेंगे, बस बीच में कोई मिस्टेक ना हो तब तक। ठीक है, चलिए अब देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन हमारा आ चुका है कि परवलय है y² बराबर 4ax और एक है x² बराबर 4by पर खींचे गए उभयनिष्ठ अभिलंबों की अधिकतम संख्या होगी। ये क्वेश्चन कह रहा है द मैक्सिमम नंबर ऑफ नॉर्मल्स, अभिलंब का मतलब होता है नॉर्मल, तो द मैक्सिमम नंबर ऑफ नॉर्मल विच कैन बी ड्रॉन कॉमन, कॉमन का मतलब उभयनिष्ठ यानी कि दोनों के ऊपर ही कितने अभिलंब हम खींच सकते हैं। किसके ऊपर? दो के ऊपर, तो दो पैराबोलाओं के ऊपर। जो दो पैराबोला है वो अलग अलग है, एक है y² बराबर 4ax, एक है x² बराबर 4by। ठीक है, ये दोनों टाइप के पैराबोला जो है मैं आप लोगों को बता चुका था। तो आप सबसे पहले ये जानते हैं कि किसी भी पैराबोला के लिए आपका पैराबोला कौन सा है? एक है y² बराबर 4ax एंड दूसरा आपको दे रखा है x² बराबर 4by। ठीक है, अब इन पैराबोलाओं के लिए नॉर्मल की इक्वेशन क्या होती है वो मैं आपको बता चुका हूँ। आप लोगों ने अगर थ्योरी क्लास अटेंड करी होगी तो इस पैराबोला के लिए नॉर्मल की इक्वेशन हो जाएगी क्या दोस्तों? y बराबर mx माइनस 2am माइनस am³ और इस पैराबोला के लिए जो नॉर्मल की इक्वेशन होगी वो हो जाएगी y बराबर, थोड़ा सा पेन मोटा कर देते हैं, y बराबर mx प्लस 2b प्लस b अपॉन m²। समझ में आ गई बात? तो y² इज इक्वल टू 4ax पैराबोला के लिए नॉर्मल की इक्वेशन हो जाएगी y बराबर mx माइनस 2am माइनस am³ और x² इज इक्वल टू 4by के लिए नॉर्मल की इक्वेशन हो जाएगी y बराबर mx प्लस 2b प्लस b अपॉन में m²। ठीक है, अब आपको जैसा कि पता है हमने ऑलरेडी बोल दिया कि दोनों के अंदर जो अभिलंब नॉर्मल जो है या अभिलंब जो खींचा गया है वो है उभयनिष्ठ। अब अगर अभिलंब या नॉर्मल दोनों का ही उभयनिष्ठ है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये दोनों इक्वेशन जो है एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट करनी चाहिए। अब ये एक ही चीज़ को कब रिप्रेजेंट करेगी? जब हम y माइनस mx की वैल्यू यहाँ से निकाल करके इसमें पुट कर दें, इक्वल ही होगी। तो यहाँ से जब आप y, या तो आप इसमें से इसको लिख लें, देखो भाई, या तो आप लिख लीजिए y माइनस mx इज इक्वल टू क्या? अरे क्या लिखेंगे? माइनस का 2am माइनस का am³। यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बन जाएगी mx माइनस y बराबर 2am
प्लस am³ ठीक है। और यहाँ पर जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो mx माइनस वाई बराबर क्या आ जाएगा, mx माइनस वाई इधर आ जाएगा -2b माइनस बी अपॉन m²। ठीक है। अब ये और ये दोनों एक ही इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है, तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन क्या हो जाएगी, इक्वल कर देंगे। ये इक्वल ही रिप्रेजेंट हो रहा है, तो यहाँ से जब इन दोनों को इक्वल कर देंगे तो ये पूरी इक्वेशन इस फॉर्मेट में आ जाएगी 2am प्लस am³ प्लस 2b प्लस b अपॉन m² इज इक्वल टू 0। समझ में आ गई बात। ये इक्वेशन आएगी या नहीं भाई। देखो y² इज इक्वल टू 4ax के लिए नॉर्मल की इक्वेशन लिखी और x² इज इक्वल टू 4by की नॉर्मल की इक्वेशन लिख दी। दोनों नॉर्मल की इक्वेशन इसने जब बोल दिया कि क्या है, कॉमन है, उभयनिष्ठ है, तो उभयनिष्ठ है तो दोनों के लिए mx माइनस वाई, mx के लिए mx माइनस वाई की जो वैल्यू आएगी वो इक्वल होनी चाहिए। आप इक्वल करेंगे तो क्या होगा, 2am प्लस am³ इज इक्वल टू -2b माइनस बी अपॉन m², वो आ जाएगा इधर तो इक्वल टू में हो जाएगा 0। ये आ गई हमारे पास में एक इक्वेशन। ठीक है। इस इक्वेशन को जब आप थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर क्या सिंपल से सिंपल फॉर्मेट बन रहा है वो हम यहाँ बना देते हैं। ठीक है, ये लीजिए। तो हम जब इसका सिंपल से सिंपल फॉर्मेट बनाने जाते हैं तो वो क्या बनेगा दोस्तों, m² यहाँ से हम ले लेंगे कॉमन, तो ये क्या हो जाएगा, ये पूरा सॉल्व होकर के क्या बन जाएगा दोस्तों, तो ये इक्वेशन आ जाएगी 2am³ प्लस am5 प्लस 2bm² प्लस b बराबर में 0। इस पूरी इक्वेशन के इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। ठीक है। ये इक्वेशन क्या हो गई, बेसिकली ये इक्वेशन बन गई am5 प्लस 2am³ प्लस 2bm² प्लस b बराबर 0। और ये अगर इक्वेशन आप देखेंगे तो आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा कि ये जो है कितने डिग्री की इक्वेशन है, तो ये है आपके इक्वेशन ऑफ डिग्री 5। कितनी डिग्री की इक्वेशन हो गई, डिग्री इसकी हो गई 5। समझ में आ गई बात। तो am5 प्लस 2am³ प्लस 2bm² प्लस b बराबर 0, तो ये जो इक्वेशन है ये 5 डिग्री की इक्वेशन हो गई। इसका मतलब यहाँ से जो है 5m अलग अलग निकलने वाले हैं, और 5m अलग अलग निकल रहे हैं मतलब हम 5 लाइनें अलग अलग ड्रॉ कर सकते हैं, और जो पांचों लाइनें हैं वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, नॉर्मल को। तो हम ये कह सकते हैं सो देन मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन नॉर्मल इज 5, यानी ऑप्शन नंबर 4 तुम्हारा सही है। तो हम मैक्सिमम कितनी उभयनिष्ठ अभिलंब खींच सकते हैं, 5। समझ में आ गई बात, कैसे आंसर निकल गया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्क्रीन के ऊपर कि भाई साहब ये बताइए, बिंदु दे रखा है, इसको थोड़ा सा छोटा करें, चलो अच्छा छोटा नहीं होगा, कोई नहीं, ठीक है। छोटा करने का दूसरा तरीका, ये लो, ये लो, हो गया। ये लीजिए, ये क्वेश्चन है दोस्तों क्या हमारा कि बिंदु है 1 2 3, उससे हमने एक रेखा दे रखी है x माइनस 6/3 इज इक्वल टू वाई माइनस 7/2 इज इक्वल टू जेड माइनस 7/-2। इसके ऊपर डाले गए लंब की लंबाई बराबर होगी। ये क्वेश्चन हमारे से पूछा गया है। ठीक है, चलिए बेसिकली ये क्वेश्चन क्या हुआ दोस्तों, अगर हम इस क्वेश्चन को देखें
तो ये क्वेश्चन कहना चाहता है ये कोई पॉइंट है और ये एक लाइन है, इसके ऊपर हमने ऐसे लंब डाल दिया, तो इसकी लेंथ कितनी है, यानी परपेंडिकुलर पी मान लेते हैं, तो इसकी लेंथ कितनी है। तो ये जो पॉइंट है ये मान लो ए पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है 1 2 3, और ये जो लाइन है इस लाइन की इक्वेशन क्या है, तो लाइन की इक्वेशन है x - 6/3 इज इक्वल टू y - 7/2 इज इक्वल टू z - 7/-2। समझ में आ गई बात, क्लियर है। अब देखिए दोस्तों, आप लोगों को स्पष्ट दिखाई दे रहा है, इस लाइन के ऊपर अगर इस पॉइंट से निकाला जा रहा है तो ये पॉइंट अगर मुझे पता हो तो मैं निकाल सकता हूँ या नहीं, लेंथ निकाल सकता हूँ। ये पॉइंट जो है उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे अगर ये पॉइंट M है तो आपको पता है इस लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट निकालना है तो इसको इक्वल टू मानते हैं R। फिर यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 3r + 6, y की वैल्यू आ जाएगी 2r + 7, और z की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 7 - 2r। तो x, y और z तीनों की वैल्यू आ चुकी है, यानी ये जो M पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 3r + 6, 2r + 7 और z 7 - 2r। ये पॉइंट है M के, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, हमसे बात क्या की जा रही है कि हमारे पास P है 1 2 3, और जो पॉइंट है M, जिस पॉइंट से हमारी डिस्टेंस निकाल रहे हैं उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे 3r + 6, 2r + 7 और -2r + 7 या 7 - 2r, ठीक है। अब दोस्तों देखिए, अगर हम इस PM पॉइंट की बात करें तो इस PM पॉइंट का जो डायरेक्शन रेशियो होंगे वो क्या होंगे, तो वो हो जाएंगे क्या दोस्तों, तो हम लिखेंगे dr ऑफ लाइन PM, ठीक है। तो इस लाइन PM के dr हम लिखें तो वो क्या होते हैं, अरे भाई x1 - x2, y2 - y1 और z2 - z1। तो उसको जैसे ही माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 3r + 6 - 1 तो कितना आ जाएगा, 3r + 5, ये हो जाएगा 2r + 7 - 2 यानी +5, और 7 - 2r -3 यानी कि ये हो जाएगा 4 - 2r। समझ में आ गई बात, क्लियर है हमारे लिए। अब देखिए दोस्तों, तो जो डायरेक्शन रेशियोज है इस लाइन के लिए वो क्या हो गए दोस्तों, अरे वो क्या हो जाएंगे हमारे, बताइए जल्दी से, वो क्या हो जाएंगे, 3 2 - 2 कहाँ से आए सर, ये रे भाई, इनको कहते हैं ना लाइन। देखो ये आपने निकाले और दे क्या रखे हैं, 3 2 और -2। समझ में आ गई बात। तो इनका जो आप लिखेंगे यहाँ dr ऑफ लाइन कितने हैं, 3 2 -2। समझ में आ गई बात। और चूंकि ये परपेंडिकुलर है तो इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन जो है वो 0 होगा, तो हम कर देते हैं इसका मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। चलो कर देंगे मल्टीप्लिकेशन, यानी 3r + 5 × 3 प्लस 2r + 5 × 2 प्लस 4 - 2r × -2 इज इक्वल टू 0। अब जब इसको आप पूरा सॉल्व करेंगे तो यहाँ से r की वैल्यू आ जाती है हमारे पास में -1, ठीक है। मैंने इसको सॉल्व कर रखा है तो मेरे पास रखा है इसको मैंने, r इज इक्वल टू -1। आप खुद भी इसको सॉल्व करके देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही r की वैल्यू आ गई तो इस m के कोऑर्डिनेट्स क्या थे, 3r + 6, 2r + 7, 7 - 2r, इसमें पुट कर दो। तो हम m के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, -1 पुट करते ही -3 + 6 हो जाएगा +3, ठीक है। यहाँ माइनस पुट करते ही -2 + 7 यानी +5,
7 माइनस का 2 और माइनस का 1, यानी ये हो जाएगा 9 ऐड हो करके। तो ये आ गए m के कोऑर्डिनेट, और p के कोऑर्डिनेट तो थे ही 1 2 और 3, ठीक है। ये दोनों दोस्तों p और m आ चुके हैं, तो p m डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, तो डिस्टेंस हो जाएगी हमारे, आपको पता होगा, अंडर रूट x2 माइनस x1 यानी 3 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 9 माइनस 3 का स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ रहा है, 3 माइनस 1 2 का स्क्वायर 4, 5 माइनस 2 3 यानी कि 9, और 9 माइनस 3 6 यानी कि 36। ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट में 36 और ये 13 यानी 39 और ये 49। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 7। तो पी एम डिस्टेंस कितनी आ गई, 7, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा एकदम राइट आंसर है। समझ में आ गई बात। तो आपको मेरे हिसाब से क्लियर हो चुका होगा कि किसी भी पॉइंट की किसी लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है तो आप क्या करेंगे, उस लाइन के लिए डायरेक्शन रेशियोज निकाल लो, फिर आपका जो दे रखा है डायरेक्शन रेशियोज वो ले लो, और उन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर क्या मिलेगा दोस्तों हमें, अरे भाई देखो ये जो पी एम लाइन है इसका डायरेक्शन रेशियो तो क्या निकाला हमने, 3r प्लस 5 2r प्लस 5 और 4 माइनस 2r, और इस लाइन का जो है वो दे रखा था 3 2 और माइनस 2, और दोनों परपेंडिकुलर है तो दोनों के डायरेक्शन रेशियोज का मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए ऐड होकर के। तो हमने ऐड होकर के 0 कर दिया तो r की वैल्यू हमारे पास आ गई -1, ठीक है। जैसे ही r की वैल्यू -1 आई तो हमने r की वैल्यू को पुट करके m के कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए, और m के कोऑर्डिनेट्स जैसे ही आ गए हमारे पास में p और m की डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला ऑलरेडी पता है, ठीक है। चलो आगे बढ़े, चलिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारे, क्या दोस्तों देख लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि यदि रेखाएं x माइनस 2/3 इज इक्वल टू 0, y माइनस 3/4 इज इक्वल टू z माइनस 4/5 और x माइनस 1/λ y माइनस 2/3 z माइनस 3/4, ये दोनों रेखाएं समतलीय है। समतलीय का मतलब है कोप्लेनर है, ये दोनों की दोनों लाइनें, तो हमारे लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी। अब दो लाइनें अगर कोप्लेनर है तो इसकी एक सीधी सी कंडीशन है कोप्लेनसिटी की, ठीक है। वो कंडीशन याद है तो आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। अब देखो सबसे पहले हम मानेंगे कि दो लाइनें क्या दे रखी है, वो लाइनों की इक्वेशन लिखेंगे। एक है x माइनस 2/3 इक्वल टू y माइनस 3/4 इज इक्वल टू z माइनस 4/3, एंड सेकेंड क्या है x माइनस 1/λ इज इक्वल टू y माइनस 2/3 इज इक्वल टू z माइनस 3/4। और आपके कंडीशन ऑफ कोप्लेनसिटी जो है वो क्या होती है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, कंडीशन ऑफ कोप्लेनसिटी, ठीक है, कोप्लेनरिटी कह सकते हैं या कोप्लेनसिटी कह सकते हैं, ठीक है। तो कोप्लेनरिटी की कंडीशन क्या है, या डायरेक्ट मैं तो लिख रहा हूँ कंडीशन ऑफ कोप्लेनर, ठीक है। चलो ज़्यादा सीटी इन सीटा कुछ नहीं करना। अब देखो कंडीशन क्या है कोप्लेनर की कंडीशन होती है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ x माइनस x1 माइनस x2, y1 माइनस y2, z1 माइनस z2, और L1 M1 M1, इधर हो जाएगा L2 M2 N2। ये जो मैट्रिक्स बनी है या ये जो डिटर्मिनेंट है ये 0 आना चाहिए। समझ में आ गई बात, क्लियर है। अब ये L1 और ये M और ये N क्या है सर, तो ये होते हैं डायरेक्शन रेशियो जो ये रहे 3 4 3 लैम्डा 3 4, और x1 और x2 क्या है, तो ये रहे 2 है, ठीक है, फिर इसका 1, ये 3 है y1, इसका 2, इसका 4, इसका 3, ये तो ये वैल्यूज़ यहाँ पुट करनी है और कुछ नहीं करना, ठीक है। चलो
तो हम वैल्यू पुट कर देते हैं। कितना है ये है x1, ये है y1, ये है z1, तो 2 3 4, ये कितना है 3 4 3, ये पुट कर दो डायरेक्ट ही 3 4 3। इसके भी ये नीचे क्या है लैम्डा 3 4। अब इधर माइनस क्या आ जाएगा x2 ये वाला, तो माइनस का 1, 3 माइनस का 2, 4 माइनस का 3। ठीक है, इसको करना कितना है, ये 0 होना चाहिए। अब इसको करेंगे आगे सॉल्व। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये कंडीशन यहाँ आ जाएगी क्या, 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 2 1, 4 माइनस 3 1, और ये 3 4 3 लैम्डा 3 4। ठीक है, और ये 0। अब ये जो बना है इसको हम सॉल्व कर लेंगे। ये 3 4 5 है भाई, ये देखो गड़बड़ ऐसे होती है, फिर ये भी आंसर ही नहीं आता, फिर अपन यहाँ ढूंढते रहते कि ये आंसर कहाँ गलत है। ये देखो ये 5 दे रखा है, तो ये सब जगह 5 कर दो। ये 5 और ये 5, समझ में आ गई बात। तो 1 1 1 1 3 4 5 लैम्डा 3 4। ठीक है, अब जैसे ही दोस्तों हम इसको किसी के भी रेस्पेक्ट में आप इसको सॉल्व कर लो। मैं सपोज करो इसके रेस्पेक्ट में अगर एक्सपेंड कर देता हूँ, ठीक है, तो 1 1 1 के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड करूँगा तो ये हो जाएगा 1 बाहर आ गया, ये चला गया, 4 4 16 माइनस 15, फिर माइनस का 1, और ये तो ये 12 माइनस 5 लैम्डा, फिर ये प्लस का 1, और ये तो 3 3 जा 9 माइनस 4 लैम्डा बराबर 0। ठीक है, अब इसको कर लेंगे सॉल्व। ये माइनस कहाँ से आया तो आपको पता होगा, डिटर्मिनेंट जब सॉल्व करते हैं प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस ऐसे चलता है। ठीक है, ये 16 माइनस 15 1 1 इंटू 1 1, माइनस 1 का मल्टीप्लाई करते ही माइनस के 12 प्लस के 5 लैम्डा प्लस का 9 माइनस का 4 लैम्डा बराबर 0। ठीक, अब ये हो गया 5 लैम्डा माइनस 4 लैम्डा, यानी कि ये लैम्डा, और ये 1 और 9 10 माइनस का 12 माइनस का 2 इधर चला जाएगा तो आ जाएगा 2, तो लैम्डा बराबर कितना आ गया 2, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही है। समझ में आ गई बात। तो लैम्डा कितना आ गया 2 आ गया। तो कोप्लेनरिटी जो है उसकी कंडीशन लगानी थी, और कोप्लेनरिटी की जैसे ही कंडीशन लगाते हैं हमारे सामने इसका आंसर आ जाता है। समझ में आ गई बात, क्लियर है आप सभी लोगों के लिए। चलिए बढ़े आगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। और एक सेकंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि समांतर चतुर्भुज है जिसको कह रहे हैं ABCD, और उसके 3 क्रमागत यानी कि कॉन्जिक्यूटिवली या मतलब कंटिन्यूस में 1 2 3 ऐसे, तो उसके क्रमागत जो निर्देशांक है शीर्षों के वो कितने हैं 3 -1 2 1 2 -4 -1 1 और 2। तो आपका जो चौथा D बचा है भाई, चौथा निर्देशांक जो D बचा ना, उसके निर्देशांक क्या होंगे, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे जो चौथा वर्टेक्स है उसके। ठीक है, चलिए तो इस क्वेश्चन को करते हैं हम सॉल्व। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई हमारा, समांतर चतुर्भुज वाला। करो इसको सॉल्व। चलो अब मैंने इसको छोटा कर दिया है, और इसके अंदर हमें क्या करना है, सबसे पहले बेसिकली जब हम इसका डायग्राम बना लेंगे तो हमारे समझ में आ जाएगा कि हम इसमें कर क्या सकते हैं। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले इसका डायग्राम बना लेते हैं। इसका डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनेगा, ये लो हमारा पैरेललोग्राम बन गया। ठीक है, अब इसके अंदर ये मान लो A है, ये B है, ये C है, ये D है, तो इनके जो भी कोऑर्डिनेट्स हैं वो कंटिन्यूसली में हम मान लेंगे कि इसके मान लो कितने हैं 3 -1 और 2, इसके मान लो 1 2 और -4, इसके मान लो -1 1 और 2, और इसके मान लो अल्फा बीटा और गामा। मानने में क्या जाता है, और इसके ऐसे जो है डायगोनल्स खींच लो, एक BD और एक डायगोनल हो जाएगा AC, जो मिलेंगे कहाँ M के ऊपर। और आप लोग ये बात जानते हैं
कि पैरेललोग्राम के अंदर जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि व्यू विभाजित करते हैं, यानी दो बराबर भागों में बांटते हैं। तो जो एम पॉइंट है ये मिड पॉइंट होगा AC का भी और BD का भी, सीधी सी बात है। तो अगर AC का मिड पॉइंट है तो हम AC का मिड पॉइंट निकाल लेते हैं। तो AC का मध्य बिंदु, ठीक है, मिड पॉइंट यानी कि मध्य बिंदु। और मध्य बिंदु कैसे निकाला जाएगा? तो 3 और माइनस का 1 यानी कि 2, ठीक है, दोनों को जोड़ेंगे तो आ गया 3 - 1 2, 2/2, क्योंकि 2 का डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1, इधर माइनस का 1, ये 1 0 तो ये 0, 2 और 2 4 और 2 का डिवाइड तो ये 2 आ गया। इसका मतलब कि BD का भी जो मध्य बिंदु है, BD का मध्य बिंदु क्या होगा? यही होना चाहिए 1 0 और 2। जबकि अगर हम BD का मध्य बिंदु देखें तो वो क्या आ रहा है? अल्फा + 1 अपॉन में 2, बीटा + 2 अपॉन में 2, गामा -4 अपॉन में 2। इक्विवेलेंट कर दो, क्या आ जाएगा? अल्फा + 1 अपॉन में अल्फा + 1 अपॉन 2 = 1। यहाँ हो जाएगा क्या? बीटा + 2 अपॉन 2 = 0। और यहाँ हो जाएगा क्या? गामा -4 अपॉन में 2 = 2। इसको करेंगे हम आगे सॉल्व, 2 से ये हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो अल्फा = आ जाएगा 2 - 1 यानी अल्फा = 1। इधर आ जाएगा बीटा 0 × 2 0, तो ये आ जाएगा -2। इधर आ जाएगा गामा 2 2 जा 4, तो गामा बराबर 4 + 4 8, यानी अल्फा बीटा गामा क्या आ रहे हैं? 1 - 2 और 8। समझ में आ गई बात? क्लियर है? तो यही हमारे क्या हो जाएंगे? D बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे? 1, -2, 8। समझ में आ गई बात? क्लियर है आप सभी लोगों के? ठीक है, तो मेरे हिसाब से आप लोगों को प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चंस है वो समझ आ रहे होंगे, और ये सब कॉन्सेप्ट्स मैं आप लोगों को पीछे बता चुका हूँ ऑलरेडी थ्योरी क्लासेस के अंदर। तो अगर किसी प्रकार की कोई ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है तो आप पहले जा कर के क्या करेंगे? पहले जा कर के थ्योरी क्लासेस अटेंड करिए, उनको देखिए, वहाँ से नोट्स बनाइए, उसके बाद में इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का प्रयास करिए, तभी आप लोगों के समझ आएगा। अन्यथा जस्ट आप एक टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब ये थोड़े से आज जो है दोस्तों बड़े बड़े क्वेश्चन थे, तो मैं चाहता हूँ कि अब जो है इस वीडियो में हम इतना ही रखें, लेकिन नेक्स्ट वीडियो को हम जो है बड़ा करेंगे, क्योंकि उसके अंदर छोटे छोटे क्वेश्चन होने वाले हैं, ग्रुप थ्योरी वगैरह के एक एक लाइन के, तो हम उनको ज़्यादा आसानी से समझ पाएंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों, बाय एंड थैंक यू सो मच, और आप सभी अपना प्यार जो है इसी तरह बनाए रखिएगा।